हेलो नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि इसमें टारगेट है आपका बैच यूपीटीटी और सुपर टीटी के लिए है और हम इस वीडियो में हम मनोविज्ञान को लेकर आए हैं और यहाँ पर मनोविज्ञान में आज हमारा 12वां एपिसोड होगा, जिसमें हम इससे पहले जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हम पढ़ रहे थे उसमें हमने जीन पियाजे को देखा। जीन पियाजे में हमने जीन पियाजे के मुख्य शब्दावली को कुछ लेकर आए थे। फिर उसके बाद जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था उसमें कुछ शब्दों पर हमने जिक्र किया। अब उसके चरण जो भी थे उनको बताया गया। अब इसके बाद हम इसी संज्ञानात्मक विकास में एक हमारे आते हैं जेरोम ब्रूनर, तो उन्हीं के बारे में उन्होंने भी इसके कुछ चरण बताए जो निम्नवत आपके हैं और इस तरह से हम पढ़ने वाले हैं। और फिर इसके बाद हम इसी में थोड़ा बहुत और भी वीडियो को आगे आपको ले चलेंगे, जिसमें और भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बताया जाएगा। तो इसमें हमारा दिया गया है, जिस तरह से हमने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जीन पियाजे को पढ़ा, उसी तरह संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में हम आज जेरोम ब्रूनर को पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास के चरण या सिद्धांत है। इन्होंने जैसे जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए, उसी तरह यहाँ पर जेरोम ब्रूनर ने इसके 3 चरण बताए। पहला हमारा है क्रियात्मक अवस्था। क्रियात्मक अवस्था नाम से ही स्पष्ट है, इनएक्टिव स्टेज नाम से क्रियात्मक अवस्था से तात्पर्य है यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, यानी वस्तुओं को पकड़ेगा, मोड़ेगा, मतलब कुल मिला के कार्यों से संबंधित है इस अवस्था में, यानी बालक के कार्य से संबंधित है इस अवस्था में इसका वर्णन किया गया है। चलिए देखते हैं एक एक नंबर से, हम एक एक टॉपिक पर। इसमें देखिए कह रहा है कि इस अवस्था में बालक अपनी क्रिया प्रणाली के द्वारा अपने वातावरण को समझने का प्रयास करता है। यानी बालक क्या होता है, बालक अपनी क्रिया प्रणाली अर्थात कार्यों के द्वारा जो वहां का माहौल यानी वातावरण जो होता है उसको समझने का प्रयास करता है। ठीक, नेक्स्ट अगला पॉइंट है इसमें, इस अवस्था में बालक हाथ पैर चलाना, साइकिल चलाना, यानी अर्थात इस अवस्था में अर्थात एक्टिव यानी इन एक्टिव स्टेज में बताया गया है कि बालक जो है अपना इस अवस्था में हाथ पैर चलाने लगता है, यानी हाथ पांव को झटकता है, रगड़ता है ना, और उसके बाद साइकिल भी चलाना इसी अवस्था में ही सीखता है। ठीक, आगे इस अवस्था में बालक का मनोचालक ज्ञान महत्वपूर्ण होता है। मनोचालक ज्ञान, ठीक, मनोचालक ज्ञान का मतलब होता है मन को चालित करने वाले, यानी मन में जैसे तार्किक चीजें होती हैं, यानी उनको सोचने के लिए बालक क्या होता है उसमें, यानी अपने मन को विशेष करके उसका प्रयोग यानी मस्तिष्क का प्रयोग करता है। आगे इस अवस्था में बालक किसी वस्तु को समझने के लिए वस्तु को पकड़ता है, रगड़ता है, मोड़ता है, पटकता है। ठीक, कहने का मतलब इस अवस्था में यानी जो बालक होगा इस अवस्था में यानी इन एक्टिव स्टेज की अवस्था में जब बालक होगा तो वो क्या करेगा, वस्तु को समझने के लिए कि ये है क्या चीज, तो उसको क्या करेगा, उसको पटक देगा, पहले पकड़ेगा, फिर उसके बाद जब उसके समझ में नहीं आएगा फिर उसको क्या करेगा, पटक देगा, फिर ना उसको रगड़ता है, मोड़ता है ना, मतलब उसको पूर्णतः समझने के लिए, वो अपने माइंड में उसको स्थिर रखने के लिए वो क्या करता है, ऐसी सारी क्रियाकलाप वो करता है। ठीक, नेक्स्ट अब इसमें अगला हमारा स्टेज आया है प्रतिबिंबात्मक अवस्था। इसे ही आइकोनिक स्टेज कहा जाता है। आइकोनिक स्टेज यानी प्रतिबिंबात्मक अवस्था को आइकोनिक स्टेज, इंग्लिश में आइकोनिक स्टेज कहा जाता है। और इसमें बताया गया है कि इसे ही प्रतीकात्मक अवस्था या छायात्मक अवस्था कहते हैं। स्पष्ट है, प्रतिबिंबात्मक अवस्था से मतलब यानी मानसिक प्रतिबिंबों, यानी बच्चे के यानी बालक के मस्तिष्क में कुछ ना कुछ किसी न किसी वस्तु का क्या होगा, उसका चित्र बनेगा, है ना, प्रतिबिंब बनेगा। इसलिए आगे इसमें दिया भी गया है कि इस अवस्था में बालक मानसिक प्रतिबिंबों के द्वारा सूचनाएं प्राप्त करने लगता है ना, यानी मन में उसके एक बन जाता है कि हाँ
कि ऐसे ये चीजें होती हैं। ठीक, अगला अगला इसी में पॉइंट दिया गया है कि इस अवस्था में बालक चमक, शोर, तेज आवाज आदि से वो क्या होता है, प्रभावित होता है। आपने घर गांव में देखा भी होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में, वहां पर जब बच्चा, छोटा बच्चा होता है तो उसको क्या होता है, यानी जब बारिश होने लगती है या फिर उस बारिश के साथ साथ तेज गड़गड़ाहट यानी गर्जना की आवाज आती है, या चमकने लगता है, यानी बिजली चमकने लगती है, कड़कने लगती है, जिसको कहते हैं लौकता है ना, तो वो क्या होता है कि वहां पर बताया जाता है कि बच्चे को थोड़ा अंदर ले जाए ना, मतलब उसके कान में आवाज ना जाए और वो उस यानी तेज प्रकाश को भी वो देखे ना, यानी इससे क्या होगा, बच्चा डर जाता है। इसीलिए बताया गया कि इस अवस्था में बालक जो होता है वह तेज तेज आवाज या चमक और शोर के से क्या होता है, वो प्रभावित हो जाता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि बच्चों को ज्यादा, यानी जब छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें ज्यादा तेज डांटना भी नहीं चाहिए, बच्चों में क्या होता है, डर पैदा हो जाता है। ठीक तो समझ, उम्मीद है ये इसको आप समझ गए होंगे। आगे, इस अवस्था में बालक में दृश्य स्मृति विकसित हो जाती है। दृश्य स्मृति का मतलब होता है वस्तु को वो देखकर तुरंत समझ जाएगा, यानी उसके मस्तिष्क में वो उस चीज की या उस वस्तु की यादगार बनी रहेगी। तो ये है हमारा अगला, ब्रूनर की यह अवस्था, अर्थात यह अवस्था का मतलब प्रतिबिंबात्मक अवस्था यानी आइकोनिक स्टेज जो है, वह पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी पूर्व संक्रिया अवस्था जो थी यार, उस पूर्व संक्रिया अवस्था में पूर्व प्रत्यात्मक काल, और इसका समयावधि क्या बताए थे, इसकी समयावधि 2 से 4 वर्ष है ना। और इसी में एक और था पूर्व संक्रिया अवस्था में एक अंतःपरा के, आपने आप लोग जीन पियाजे ना पढ़े हो तो उससे पहले वीडियो हमने बनाया है, तो उसको आप देख जरूर लीजिएगा ना। तो 2 से 4 वर्ष है, अर्थात ब्रूनर की यह जो अवस्था, अर्थात आइकोनिक स्टेज यानी प्रतिबिंबात्मक अवस्था जो है ब्रूनर की, वह पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक संक्रिया अवस्था या फिर कह सकते हैं पूर्व प्रत्यात्मक काल से मिलती जुलती है। यानी उसके मिलती जुलती का मतलब होता है, यानी यहाँ पर जो पियाजे की जो पूर्व संक्रिया अवस्था में पूर्व प्रत्यात्मक काल था उसके कुछ गुण, और यहाँ पर ब्रूनर के आइकोनिक से अर्थात प्रतिबिंबात्मक अवस्था के जो गुण मिलते जुलते हैं, इसीलिए इसको ऐसा कहा गया। थर्ड हमारा है संकेतात्मक अवस्था, है ना। संकेतात्मक, इसे ही अंग्रेजी में सिंबॉलिक स्टेज, सिंबॉलिक स्टेज कहा जाता है। यानी संकेतात्मक अवस्था को सिंबॉलिक स्टेज, नाम से ही स्पष्ट है, इसमें क्या होगा, बच्चा संकेतों के माध्यम से ही बहुत ही शीघ्र सीख लेगा। अर्थात इसमें बताया गया कि इस अवस्था में बालक के क्रियात्मक तथा प्रतिबिंबात्मक अवस्था का प्रतिस्थापन, अर्थात ये जो इससे पहले हमने जो 2 अवस्थाएं पढ़ी, क्रियात्मक है यानी इनएक्टिव स्टेज एंड सिंबॉलिक आइकोनिक स्टेज, इसमें क्या होता है, इसके माध्यम से क्या होता है, यानी इनका जो होता है इस अवस्था का, यानी जब बालक इस अवस्था का मतलब होता है संकेतात्मक अवस्था में जब बालक प्रवेश करता है तो उसके क्रियात्मक अवस्था तथा प्रतिबिंबात्मक अवस्था का क्या होता है, विलोपन हो जाता है, अर्थात वो बदल जाते हैं, किसमें, यानी संकेत प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। ठीक, अगला, संकेतों के प्रयोग से बालक में संज्ञानात्मक कार्य की क्षमता बढ़ जाती है। अर्थात बच्चे जो होते हैं वह संकेतों के माध्यम से बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं, इसीलिए बताया गया कि संकेतों के प्रयोग से बालक में संज्ञानात्मक कार्य की जो क्षमता होती है वह बढ़ जाती है। नेक्स्ट हमारा है, इस प्रणाली के माध्यम से सूचनाएं तथा ज्ञान को स्मरण रखना तथा दूसरों तक पहुंचाना अत्यंत सरल हो जाता है। अर्थात संकेतों के माध्यम से आप किसी को बहुत ही जल्दी, मतलब कम शब्दों में संकेतात्मक प्रणाली का प्रयोग करके आप कम शब्दों में किसी को, यानी जो कुछ भी आप बताना या समझाना चाहते हैं बहुत ही जल्दी समझा देंगे। तो यही है। तो इस तरह से हमने ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के चरण को हमने देखा। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा और आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के फिर इसके बाद हम इसमें थोड़ा बहुत सिमरोविच लियोविगोत्स्की के बारे में थोड़ा सा चर्चाएं करेंगे और उसके बाद जीन पियाजे और सिमरोविच लियोविगोत्स्की को यहाँ पर अगर इसका अंतर जो होता है उसको इसके आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए, उम्मीद है आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम यहाँ पर लेकर आए हैं सिमरोविच लेवोगस्की, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, इसमें थोड़ा सा पढ़ लेंगे जो परीक्षा से संबंधित होगा आपका। यहां पर इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया, अर्थात क्वेश्चन में आएगा कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो सिमरोविच लेवोगस्की, ठीक। और इसे अन्य नामों से जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे ही सामाजिक रचनावाद या संरचनावाद का सिद्धांत कहा जाता है। इसे सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, या फिर इसे ही सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक। इसे समीपस्थ या निकटस्थ विकास का सिद्धांत कहते हैं, और इसे ही संभाव्य विकास का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक। आगे इसमें एक नोट पॉइंट आपके लिए होगा, जिसमें बताया गया कि यानी ये सिमरोविच लेवोगस्की का एक महत्वपूर्ण कथन है आपका, कह सकते हैं कि उन्होंने बताया कि बच्चे अपने समवयस्क के साथ अंतः क्रिया करके वो सीखते हैं। यानी वाइगोत्स्की बताते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो अपनी हम उम्र के, यानी हम उम्र के मतलब उनकी ही उम्र के लोगों के साथ, या सॉरी बच्चों के साथ वो क्या करते हैं? सीखते हैं। यानी तरह तरह के अंतः क्रिया करके वो सीखते रहते हैं। जैसे, और वो ग्लोब, नक्शे, कैलकुलेटर, मतलब इन सभी उपकरणों का प्रयोग करके वे क्या करते हैं? सीखते हैं। और इन्हीं उपकरणों को सांस्कृतिक उपकरण कहा जाता है। विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप जानते रहिए कि मान लीजिए अगर दे भी दिया गया तो निम्न में से है क्या चीज, तो आप क्या बताएंगे? यह एक सांस्कृतिक उपकरण होगा। अगला इसी में पॉइंट है, विकास का जो मूल आधार होता है वह लोगों का आपस में सूचनाएं साझा करना। यानी विकास है, कहते हैं कि ज्ञान को देने से ज्ञान कम नहीं होता है ना। ज्ञान को देने से ज्ञान कम नहीं होता। पियाजे ने ही बताया है कि नॉलेज इज नॉट अ रेडीमेड मटेरियल, अर्थात ज्ञान कोई तैयार माल नहीं है, बल्कि उसकी क्या की जाती है? रचना की जाती है। ये पियाजे का कथन है, ठीक है। यानी पियाजे बताते हैं कि ज्ञान एक कोई तैयार माल नहीं है ना, बल्कि उसे क्या किया जाता है? उसे क्रिएट किया जाता है, अर्थात तैयार किया जाता है, यानी बनाया जाता है। तो यही यहाँ पर इसका मतलब यही है कि जो विकास का मूल आधार होता है वह लोगों का आपस में सूचनाएं साझा करना, अर्थात विकास तभी होगा, अर्थात आपके ज्ञान में वृद्धि तभी होगी जब आप अपने ज्ञान को प्रसारित करेंगे, ठीक। वो एक स्थायी ज्ञान होगा आपका। अगला, यम के ओ, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा आपका। यम के ओ होता क्या चीज है? यम के ओ का मतलब होता है मोर नॉलेजेबल, मोर नॉलेजेबल, नॉलेजेबल, मोर नॉलेजेबल, मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन, ठीक। मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन, ये मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन मतलब ज्यादा ज्ञानी वाला व्यक्ति, अर्थात बच्चे केवल उन्हीं से ही सीखते हैं। ये यहाँ पे यम के ओ का मतलब होता है, यानी मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन का मतलब है कि यहाँ पर बच्चे उन्हीं से ही सीखते हैं जो उनसे अधिक ज्ञानी हो। अर्थात बच्चे किससे सीखेंगे? बच्चे यानी बच्चों की नजरों में अधिक ज्ञानी कौन कौन हो सकते हैं? या तो उसके माता पिता होंगे, या तो उसके माता पिता होंगे, या फिर उसके गुरुजन अर्थात अध्यापक, है ना, अध्यापक। तो इसका कहने का मतलब यही है कि बच्चे, यम के ओ का मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन, अर्थात बच्चे उन्हीं से ही सीखते हैं जो उनसे अधिक ज्ञानी होते हैं। अर्थात बच्चों की नजरों में, यानी एक छोटे से बच्चे की नजर में ज्ञानी, उनसे ज्यादा ज्ञानी वही है, यानी उसके माता पिता या फिर उसके गुरुजन अर्थात अध्यापक, ठीक। तो इसका यम के ओ का मतलब आप विशेष तौर से आप समझ गए होंगे। पारस्परिक, ये क्या चीज है? पारस्परिक शिक्षण होता क्या चीज है? तो इन्हीं में इन्होंने एक शब्द दिया है पारस्परिक शिक्षण, यानी वाइगोत्स्की का एक शब्द है पारस्परिक शिक्षण। वो होता क्या चीज है? उन्होंने बताया कि समाज में होने वाली लोगों की सामाजिक अंतःक्रिया, यानी समाज में होने वाली जो सामाजिक है, यानी समाज के प्रति जो भी अंतःक्रियाएं होती हैं समाज के लिए के दौरान सभी पक्ष अपने ज्ञान एवं अनुभव से क्या होते हैं? सीखते हैं, है ना। यानी सभी व्यक्ति, यानी जो भी ये ज्ञान होते हैं समाज के द्वारा अंतःक्रिया जो करके जो भी ज्ञान होता है वो उनको क्या करते हैं? सिखाते हैं, ठीक। उम्मीद है समझ में। समीपस्थ, निकटस्थ,
समीपस्थ या इसे ही निकटस्थ विकास का क्षेत्र है। इसे ही ZPD के नाम से जाना जाता है। और वाइगोत्स्की में महत्वपूर्ण आपका यही होगा ZPD अर्थात जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक, यानी ZPD का फुल फॉर्म यही होगा कि ZPD का मतलब होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। लिख लीजिए यहां पे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD। उन्होंने बताया समीपस्थ या निकटतम विकास के क्षेत्र में इन्होंने बताया है कि बच्चों के प्रदर्शन का वर्तमान स्तर अर्थात बच्चों के प्रदर्शन का जो वर्तमान स्तर होता है वयस्क की मदद के साथ पाए जा सकने वाले स्तर के बीच का जो क्षेत्र होगा वही क्या होगा। कहने का मतलब यहाँ पे सॉरी आपका ये जो आपका है यहां पर आपको ये यहां पे जो आपका चाइल्ड होगा, ठीक, ये जो चाइल्ड होगा यहां पर इसके और इसके जो बीच का स्तर होगा यानी वयस्क के जो यानी बच्चे के जो प्रदर्शन का वर्तमान स्तर होगा ये और यहाँ के वयस्कों के यानी वयस्क की मदद के साथ पाया जा सकना जो उसके बीच का स्तर होगा वही क्या होगा ZPD अर्थात यही आपका क्या है ZPD है। ठीक, यानी ZPD यही है आपका। ठीक, तो आप उम्मीद है ZPD को आप समझ गए होंगे और इन्हीं वाइगोत्स्की ने ही एक दो शब्द और दिए हैं जिसमें आपका है निजी वार्ता। निजी वार्ता होता क्या चीज है, बहुत ही आसान भाषा में आप समझ लीजिए। निजी वार्ता का मतलब होता है इसे ही इसके कई नाम है, इसे 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 स्वनियमन भी कहते हैं। स्वनियमन इसे ही स्वनियमन कहते हैं। इसे ही निजी वाक कहा जाता है। और इसी का ही दूसरा नाम एक आपका है, इसी का ही दूसरा नाम आपका है व्यक्तिगत वार्ता। क्या कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता। वैसे भी निजी का मतलब होता है व्यक्तिगत, है ना, पर्सनल। ठीक, तो निजी वार्ता पहली चीज इसके नाम हम जान लें, इसे किन किन नामों से जानते हैं। इसे स्वनियमन भी कहते हैं, इसे निजी वाक कहा जाता है और इसे ही व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। निजी वार्ता का मतलब होता है बच्चों का खुद से बातें करना, बस इतना से है। यानी निजी वार्ता का मतलब यही है कि बच्चों का खुद से बातें करना, ये क्या है निजी वार्ता, और इसमें कुछ विशेष है नहीं। ठीक, तो निजी वार्ता यही बताते हैं वाइगोत्स्की जी। अब आगे हमारा पाढ़, मचान, ढांचा, पाइट या जिसे इसके फोल्डिंग कहा जाता है। अब इन्होंने बताया है इसमें कि समस्या समाधान के दौरान वयस्क यानी वयस्कों द्वारा यानी समस्या समाधान के दौरान वयस्कों द्वारा बच्चों को दी गई अस्थायी शुरुआती सहायता जो सीखते समय क्या होता है घटती जाती है, अर्थात उनमें यानी उनके ज्ञान में क्या होती है कमी होती जाती है, वही क्या है पाढ़, मचान या ढांचा, है ना। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को मान लीजिए टेबल उसको दिया गया पढ़ने के लिए, ठीक, इससे पहले उसको गिनती आती है ना, गणना आता है उसको, इससे पहले उसको गणना करनी आती है, उसके बाद वो टेबल सीख रहा है। फिर उसके बाद क्या होगा, इसको अध्यापक इसको सिखाने के बाद यानी सिखाते ही रहते हैं, तो बाद में क्या होता है कुछ समय पश्चात वो क्या होता है इसको भूलने के साथ साथ इसको भी भूलता चला जाता है। यही क्या है, यही आपका पाढ़, मचान या ढांचा या जिसको इसको फोल्डिंग कहा जाता है। इसमें आप उम्मीद है इसको आप सिमरोविच-लेबोगात्स्की को आप अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को ही रखने का हमने प्रयास किया है जो आपके परीक्षा के दृष्टि से इसमें शामिल हो सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इसको इरेज करके अब इसमें हम आपका जो आपका जीन पियाजे और लेबोगात्स्की में थोड़े से 2 मिनट के आपको इसमें अंतर देखने को मिलेगा। हम इसको आप पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। चलिए, उम्मीद है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसमें वाइगोत्स्की और पियाजे में जो अंतर हो है कुछ कथन में, तो उसको हम देख लेंगे और यही इसके बाद आपका यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं वाइगोत्स्की और यहां पर हम देखेंगे पियाजे। ये बार बार पियाजे कह रहे हैं, पूरा इनका नाम लिखते हैं जीन पियाजे, ठीक, जीन पियाजे।
तो न पहला है इसमें वाइगोत्स्की बताते हैं कि भाषा पहले आती है, अर्थात जो बच्चे होते हैं ना, भाषा पहले, यानी वाइगोत्स्की ने बताया कि जो बच्चे होते हैं उनमें भाषा पहले, यानी भाषा का निर्माण उनमें पहले हो जाता है। लेकिन पियाजे क्या बताते हैं, जीन पियाजे बताते हैं कि नहीं, विचार पहले आता है, विचार पहले आता है। अर्थात जीन पियाजे बताते हैं कि विचार पहले आता है, जबकि वाइगोत्स्की बताते हैं कि भाषा पहले आती है। अगला अगला इन्होंने बताया, यानी अगला इन्होंने बताया है कि इन्होंने अगला बताया है कि निजी वार्ता, है ना, ये आपने पढ़ा अभी वाइगोत्स्की में, आपने पढ़ा कि निजी वार्ता को आपने अच्छे से पढ़ा। इन्होंने निजी वार्ता बताया, और जबकि जीन पियाजे ने इसे ही अहम केंद्रित भाषा बताया, अहम केंद्रित भाषा। दोनों का विश्लेषण करने पर एक ही है। अहम केंद्रित का भी मतलब वही है जो निजी वार्ता, अर्थात निजी वार्ता को हमने देखा कि बच्चों का खुद से बातें करना, ये क्या है, निजी वार्ता। और पियाजे के अनुसार बच्चों का खुद से यानी स्वयं से बातें करना, उसे अहम केंद्रित भाषा, मतलब विश्लेषण करने पर वो एक ही चीज है, बशर्ते नाम दोनों ने अलग अलग कर दिया। अगला नेक्स्ट हमारा है सामाजिक रचनावाद। सामाजिक रचनावाद, ये वाइगोत्स्की ने बताया कि सामाजिक रचनावाद होता है, लेकिन इन्होंने बताया संज्ञानात्मक रचनावाद। ठीक, इन्होंने संज्ञानात्मक रचनावाद बताया। अगला इसमें यहां पे अगला इन्होंने बताया है कि वाइगोत्स्की ने बताया कि अधिगम जो होता है, यानी अधिगम बच्चे जो सीखते हैं, अधिगम जो होता है वह सामाजिक अंतः क्रिया का परिणाम होता है। यानी वाइगोत्स्की ने बताया है कि अधिगम जो होता है वह सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम होता है, लेकिन पियाजे ने बताया है कि अधिगम जो होता है, यानी जो अधिगम होता है, अधिगम अनुकूलन का इन्होंने परिणाम बताया है, अनुकूलन का परिणाम बताया है, परिणाम होता है। तो इस तरह से हमने देखा, बस विशेषकर इतने ही अंतर को हम देख लेंगे। तो वाइगोत्स्की और पियाजे में इतने अंतर बताए गए हैं। वाइगोत्स्की ने बताया कि नहीं, भाषा पहले आती है, लेकिन पियाजे ने बताया कि नहीं, पहले बच्चों में विचार आता है। उन्होंने बताया कि निजी वार्ता होता है, यानी बच्चों में निजी वार्ता, इन्होंने उसी चीज को अहम केंद्रित भाषा बताया है। सामाजिक रचनावाद, उन्होंने वाइगोत्स्की ने सामाजिक रचनावाद, जबकि पियाजे ने संज्ञानात्मक रचनावाद है। अधिगम सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम होता है, लेकिन पियाजे ने बताया कि अधिगम अनुकूलन का परिणाम होता है। तो इस तरह से आज हमने यानी जेरोम ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के चरण को देखा, फिर उसके बाद सिमरोविच के सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत को हमने देखा, और यहाँ पर हमने जीन पियाजे और वाइगोत्स्की में अंतर क्या क्या होता है उसको हमने देखा। तो इस तरह से अब यहाँ पे आज से ये टॉपिक समाप्त होता है। अब अगले दिन आपका अभी भी जीन पियाजे थोड़ा बहुत बच्चे हुए हैं जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, और इसी में ही जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत और नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंज कोहलबर्ग ने दिया था, उसको भी पढ़ने के बाद तब इसके बाद हम अगले टॉपिक यानी नेक्स्ट नए टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर उसके बाद अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, थैंक यू सो मच।